नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है 1 जनवरी से 5 जनवरी तक के करंट अफेयर। पहला है दलाई लामा, जो कि अभी 14वां दलाई लामा चुने गए हैं। उनका नाम चुने गए नहीं है, जो है 14वां दलाई लामा, उनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। और एक और नाम है नरेंद्र चंद्र दास। ये कौन है? तो इनकी मृत्यु हो गई है। तो दलाई लामा को तिब्बत से सुरक्षित लाने के टीम जो थी, उसमें एक आखिरी सैनिक जो बचे हुए थे, नरेंद्र चंद्र दास, उनका निधन हो गया है। तो 14वें दलाई लामा का नाम क्या है? तो तेंजिंग ग्यात्सो। और नरेंद्र चंद्र दास कौन है? तो वो सैनिक थे और वो दलाई लामा को इंडिया लाने में वो अंतिम बचे हुए थे, जिनका निधन हो गया है। 1914 में देख लेते हैं कि अब तिब्बत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। 1914 में शिमला सम्मेलन हुआ था। चीन, तिब्बती प्रतिनिधि और ब्रिटिश भारत के दरमियान, और इसमें सीमा का निर्धारण किया गया था, जिसमें मैकमोहन रेखा खींची गई थी। 1950 में क्या हुआ कि चीन द्वारा तिब्बत पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया और मैकमोहन रेखा को नकार दिया गया। 1954 में क्या हुआ? तो भारत चीन हस्ताक्षर हुआ और चीन के तिब्बती क्षेत्र के रूप में मान्यता मिल गई भारत के द्वारा। सुझाव क्या है? भारत को चीन से निपटने में तिब्बत के मुद्दे पर अधिक मुखर रूप अपनाना चाहिए और दलाई लामा के गुजरने के बाद तिब्बत की एक युवा और अशांत आबादी जो कि भारत में रहती है, जिस पर भारत का नियंत्रण नहीं है, वो भारत के नियंत्रण से बाहर है, तो इस सब पर भी ध्यान देना चाहिए भारत को। और भारत को ऐसी स्थिति से बचने की भी ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद अशांति फैल सकती है। दूसरा है जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश को 15,381.72 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजना को मंजूरी दी है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने, कौन सा मंत्रालय है? तो जल शक्ति मंत्रालय है। और कौन सा मिशन है? तो जल जीवन मिशन है। और इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश को पेयजल आपूर्ति के लिए पैसा दिया गया है 15,381.72 करोड़। तो जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य है 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में हर घर जल सुनिश्चित करना। तो लक्ष्य कब तक है? तो 2024 तक है जल जीवन मिशन के लक्ष्य। और जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया? 2019 में लॉन्च किया गया। और 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन कर देना है, 2024 तक इसका लक्ष्य है। और इसमें क्या करना है कि 55 लीटर पानी पर डे हर एक पर्सन को दिया जाएगा, ये है लिमिट। तो 2024 तक इसको पूरा करना है। और फंडिंग, इसमें जो फंडिंग होता है, तो उत्तर पूर्व राज्य, नॉर्थ ईस्ट जो राज्य है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 90% और राज्य का 10% रहता है, और अन्य राज्य का 50-50% रहता है। यूनियन टेरिटरी में केंद्र सरकार का 100% रहता है। चीन सीमाओं पर चीन का नया कानून 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया है। और अभी तक पता है कि 14 पड़ोसी देश है चीन के, जिसमें से भारत और भूटान, यानी कि 12 के साथ उसका कोई सीमा विवाद उतना नहीं है जिसको सोल्व कर लिया गया है, लेकिन भारत और भूटान के साथ सीमा विवाद है चीन का। दुनिया में सेमीकंडक्टर की कमी हो गई है। तो सेमीकंडक्टर कौन कौन है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या हुआ है कि कोविड-19 के दौरान बहुत से लोग घर में रह रहे हैं, और घर में रहने के कारण वो कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि का बहुत ज़्यादा से खरीद कर रहे हैं, जिसके कारण सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर की कमी होती है, क्योंकि इन सब चीज़ों में सेमीकंडक्टर की यूज होती है। भारतीय वायु खेल नीति मसौदा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी कर दिया है। तो वायु खेल नीति मसौदा जारी किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, और 2030 तक भारत को शीर्ष एयर स्पोर्ट्स राष्ट्रों में से एक बनाना है इसका लक्ष्य। तो 2030 तक लक्ष्य है एयर स्पोर्ट्स में शीर्ष पे ले जाना है। और यह है राष्ट्रीय वायु खेल नीति मसौदा, जो कि जारी किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। अगला है कार निर्माता जो है वॉक्सवैगन, वो क्वांटम एस्केप के साझेदारी से 2025 तक सॉलिड स्टेट बैटरी के उत्पादन की योजना बना रहा है। तो इसमें कार निर्माता कंपनी कौन है? तो वॉक्सवैगन।
और किसके सहयोग से? क्वांटम एस्केप के साझेदारी से 2025 तक सॉलिड स्टेट बैटरी। अगला है नागालैंड में सशस्त्र बल अधिनियम 1958 जिसको कि अफस्पा कहते हैं, AFSPA को 30 दिसंबर 2021 में 6 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। ऐसे 30 दिसंबर 1921 को ख़त्म होने वाला था लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है, जिससे क्या है कि नागालैंड में एक कोन्याक संगठन है और वो कोन्याक सिविल सोसाइटी संगठन ने इस अफस्पा के विस्तार की निंदा की है। और नागालैंड में कौन कौन सी जनजाति रहती है? तो एओ, तंगखुल, सेमा, अंगामी और इसके बाद कोन्याक जनजाति आती है। 1 जनवरी 2022 को DRDO का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। और DRDO का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 को, और 1958 को अफस्पा भी लागू हुआ था। तो भारत इजराइल मुक्त व्यापार समझौता के लिए वार्ता कर रहे हैं, तो जल्दी ही भारत इजराइल मुक्त व्यापार समझौता के अंदर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला है पॉइंट, UNSC मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य जो हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, इन्होंने परमाणु हथियार प्रसार और परमाणु संघर्ष से बचने का संकल्प लिया है। अगला है चीन पैंगोंग झील पर पुल बना रहा है। तो चीन पैंगोंग झील पर पुल बना चुका है। CMIE यानी कि सेंट्रल फॉर मॉनिटरी इंडियन इकोनॉमी के अनुसार दिसंबर 2021 में भारत की बेरोजगारी दर 7.9% रहेगी। तो भारत की बेरोजगारी पहुंच गई है 7.9%। किसके अनुसार? तो CMIE के अनुसार, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार दिसंबर 2021 में। तो बेरोजगारी दर क्या होता है? तो बेरोजगार श्रमिक डिवाइड बाय कुल श्रम शक्ति, कुल श्रम शक्ति के रेस्पेक्ट में कितना बेरोजगार श्रमिक है और उसको 100 पर कैलकुलेट किया जाता है, तो ये परसेंटेज बता देता है, जो कि 7.9% पहुंच गया है बेरोजगारी दर। तो बेरोजगारी के कुछ प्रकार होते हैं जिसमें से ये निम्नलिखित हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? तो आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाना। तो जब आवश्यकता से जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा लोगों को रख लिया जाए रोजगार पर, तो उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में मान लिया जाए कि कितना भी हमारे पास खेत है तो उसके लिए अगर 4 लोग को ज़रूरी है लेकिन उसी पर वो 8 लोग डिपेंड कर रहे हैं घर में, 8 लोग उसी में काम कर रहे हैं, तो काम तो उतना ही होगा लेकिन ज़्यादा लोग लगेंगे, तो ये हो गया प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये कृषि में और असंगठित क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या हो गया कि जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं। दूसरा है मौसमी बेरोजगारी। तो वर्ष के कुछ निश्चित मौसम के दौरान बेरोजगारी हो जाती है। जैसे कि किसान अगर खेती करता है तो उसके लिए मज़दूरों की ज़रूरत होती है, तो जब उसको खेती करने के लिए मज़दूरों की ज़रूरत होती है तो उस समय तो ठीक है, लेकिन जब उसे ज़रूरत नहीं होती है उस समय मज़दूर बेरोज़गार हो जाते हैं। तो खेतीगर मज़दूरों के इस टाइप की बेरोज़गारी को मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है? तो बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होने से संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। मतलब कि बाजार में जो उपलब्ध नौकरी है लेकिन श्रमिकों के कौशल के बीच में कुछ असंतुलन है। मतलब क्या कि नौकरी जो चाहिए उसमें कौशल की कमी है, कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिल रही है, और शिक्षा के खराब स्तर के कारण उस आदमी को प्रशिक्षित करना भी मुश्किल हो गया है। तो इस टाइप की बेरोजगारी जो है उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है? तो मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घटती है। तो जब मंदी होती है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है और जब आर्थिक विकास होती है तो बेरोजगारी घट जाती है। चक्रीय बेरोजगारी के साथ ये घटना घटती है। तो ऐसा इंडिया में नहीं होता है। तो ऐसा कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहाँ पे चक्रीय बेरोजगारी होती है। अगला है
तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी क्या होती है? तो प्रौद्योगिकी में बदलाव जब होता है तो उसके कारण नौकरी का नुकसान होता है। जैसे इनोवेशन, नया नया इनोवेशन होता रहता है, तो प्रौद्योगिकी में जब जब बदलाव आता है तो उससे नौकरी का नुकसान होता है। तो इसको तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। फिर छठा है घर्षण बेरोजगारी। क्या होता है? तो जब हम एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाते हैं और जाने के दौरान कुछ समय जो है, उस समय के अंतराल को घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। जैसे एक नौकरी से दूसरे नौकरी में हम जा रहे हैं तो स्विचिंग में कुछ टाइम लगता है, इस नौकरी छोड़ के उस नौकरी में जाने का। तो उसके बीच के समय अंतराल को जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको हम घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। अगला है सेराडो में वनों की कटाई हो रही है। तो सेराडो कहाँ है? तो सेराडो ब्राज़ील का जंगल है और सवाना जंगल है जो जहाँ पे डाउन साइट फॉरेस्ट कहा जाता है। तो वहाँ पे वनों की कटाई हो रही है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सेराडो जो फॉरेस्ट है वो एरिया कहाँ पे पाया जाता है? तो कहाँ है? तो वो ब्राज़ील में है। अगला है कि गांधी सागर बांध कहाँ पे है? तो चंबल नदी पर है। तो कैग रिपोर्ट ने कहा है कि गांधी सागर बांध को मरम्मत की ज़रूरत है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि गांधी सागर डैम कहाँ पे है? तो चंबल नदी एमपी पर है। एक्वामेशन क्या होता है? तो ये दाह संस्कार की एक विधि होती है। तो अभी नोबेल पीस प्राइज़ प्राप्तकर्ता एंग्लिकन आर्क बिशप और रंग भेद विरोधी प्रचारक डेसमंड टूटू, इन दोनों को नोबेल पीस मिल चुका है। तो डेसमंड टूटू को 1884 में नोबेल पीस शांति पुरस्कार मिला है। तो इन दोनों का जब निधन हुआ है तो इनके बाद इन दोनों के इच्छा के अनुसार इनके शरीर को एक्वामेशन के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। जैसे यह दाह संस्कार की एक विधि होती है। तो एक्वामेशन होता क्या है? तो पारंपरिक शमशान विधियों का एक हरित विकल्प है। तो और इससे क्या होता है कि दाह संस्कार के दौरान जो उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस है तो उसकी मात्रा को 35% तक कम किया जा सकता है। तो इसमें पानी में कुछ केमिकल वगैरह डाल के शरीर को रख दिया जाता है। तो इसका खोज कौन किया? तो 1888 में किसान आमोस हर्बर्ट हैंसन द्वारा विकसित किया गया था एक्वामेशन की यह क्रिया। और इसको जल दाह संस्कार और हरित दाह संस्कार या फिर रासायनिक दाह संस्कार भी कहते हैं। निजता का अधिकार क्या होता है? तो आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में ही जाना जाता है। तो निजता का अधिकार भी आ जाएगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में आर्टिकल 21 में। तो ये क्यों आया? क्योंकि एक स्पॉ में साउथ में स्पॉ में टीवी लगाया गया था जहाँ पे कैमरा लगाया गया था। तो ये निजता का हनन हो रहा था। तो वहाँ पे निजता का अधिकार उससे कुछ मामला चल रहा है। तो हमें याद करना है निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में ये मिलता है, वर्णित है। अगला है सूडान के प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्ला हमदोक। तो सूडान के प्रधानमंत्री जो हैं अब्दुल्ला हमदोक, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो सूडान के बारे में जानते हैं कि 1956 में स्वतंत्र हुआ सूडान और इसकी राजधानी थी खार्तूम और मुद्रा था सूडानी पाउंड। 2019 में क्या हुआ कि जनरल उमर अल बशीर का पतन हो गया। उसके बाद इधर 9 जुलाई 2011 को दक्षिण सूडान अलग हुआ और दक्षिण सूडान की राजधानी हो गई जूबा और पाउंड हो गया साउथ सूडानीज पाउंड। यानी कि सूडानीज पाउंड तो है ही, साउथ का साउथ सूडानीज पाउंड हो गया। तो अभी हालत सूडान का अस्थिर है क्योंकि प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक इस्तीफ़ा दे दिया है। अगला है महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा त्रिपुरा में है। तो उसमें पीएम ने एक एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। तो महाराजा वीर विक्रम कौन थे? तो 1947 तक ये त्रिपुरा के राजा थे और इनको आधुनिक
वास्तुकला के पिता के रूप में भी वहाँ पे जाना जाता है और ये भूमि सुधार के अग्रदूत भी माने जाते हैं। नीट नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी के तीसरे चरण की शुरुआत केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने की है। तो शिक्षा मंत्री अभी कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। तो नीट से क्या हुआ? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, इसका तीसरे चरण की शुरुआत की गई है शिक्षा मंत्री के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगला है 5G माइक्रोवेव अवशोषक। केरल के कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है 5G माइक्रोवेव अवशोषक। ये क्या करेगा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में इसको यूज किया जाएगा, या फिर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में। और इसका खोज कौन किया? तो केरल के कुछ वैज्ञानिकों के ग्रुप हैं, वो 5G माइक्रोवेव अवशोषक का बनाए हैं। तो कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है इसका उद्घाटन। धन्यवाद।